नमस्कार, स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं शक्तिशाली पहलू के बारे में, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। ये ऐसी पावर्स हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ बहुत ही असाधारण हालात में किया जाता है। तो चलिए, आज समझते हैं कि ये शक्तियां क्या हैं और ये हमारे लोकतंत्र में कितनी अहमियत रखती हैं। जरा सोचिए, अगर देश के सामने कोई ऐसा संकट आ जाए जो उसकी सुरक्षा, शासन या फिर आर्थिक स्थिरता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाए, तब क्या होता है? ऐसे मुश्किल वक्त में हमारा संविधान देश को संभालने के लिए क्या रास्ता दिखाता है? बस इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढेंगे। तो देखिए, ऐसे संकटों से निपटने के लिए हमारे संविधान में 3 तरह की इमरजेंसी का जिक्र है। पहली है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी है राज्यों में प्रेसिडेंट्स रूल यानी राष्ट्रपति शासन, और तीसरी है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये तीनों मिलकर एक तरह से देश के लिए एक सेफ्टी नेट का काम करती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे सीरियस टाइप की इमरजेंसी की, यानी नेशनल इमरजेंसी की, जिसका जिक्र आर्टिकल 352 में किया गया है। ये तब लगाई जाती है जब पूरे देश की सुरक्षा ही दांव पर लगी हो। तो सवाल ये उठता है कि आखिर किन हालात में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है? संविधान इस बारे में बिल्कुल साफ है, सिर्फ 3 वजहों से: युद्ध, कोई बाहरी हमला, या फिर देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह यानी हथियारों के साथ बगावत। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है। देखिए, शुरू में संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द का इस्तेमाल होता था। ये शब्द कह सकते हैं काफी अस्पष्ट था और इसका कोई भी मतलब निकाला जा सकता था, और 1975 की इमरजेंसी इसी शब्द के आधार पर लगाई गई थी। तो इसी के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए 44वें संविधान संशोधन के जरिए आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। मतलब अब ये साफ हो गया कि सिर्फ किसी अंदरूनी गड़बड़ी के नाम पर इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती जब तक कि वो हथियारों के साथ एक विद्रोह न हो। अगर हम भारत के इतिहास को देखें तो अब तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है। पहली बार 1962 में चीन के हमले के वक्त, दूसरी बार 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान, और तीसरी बार 1975 में जो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाई गई थी। तो इसका असर क्या होता है? सबसे बड़ा असर पड़ता है नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर, जिन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन, और ये बात बहुत ज़रूरी है, आर्टिकल 20 और 21 यानी जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं किए जा सकते। ये एक बहुत बड़ा सेफगार्ड है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे तरह की इमरजेंसी पर, जो किसी एक राज्य से जुड़ी है। इसे हम सब आमतौर पर प्रेसिडेंट्स रूल या राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं, और इसका जिक्र आर्टिकल 356 में है। इसे लगाने की सबसे बड़ी वजह होती है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। अब इसका मतलब क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो जब कोई राज्य सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं कर पाती या फेल हो जाती है, तब इसे लगाया जाता है। तो ये होता कैसे है? देखिए, प्रोसेस ये है कि आमतौर पर उस राज्य के गवर्नर एक रिपोर्ट भेजते हैं। उस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति इसकी घोषणा करते हैं। फिर इस घोषणा को 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से पास कराना होता है। ये एक बार में 6 महीने के लिए लगता है, और इसे ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो सवाल ये है कि क्या इस पावर का मनमाने ढंग से इस्तेमाल हो सकता है? जवाब है नहीं। और इसकी वजह है 1994 का एक बहुत ही ऐतिहासिक केस, एसआर बोम्मई केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आता है। मतलब अदालतें ये जांच कर सकती हैं कि इसे लगाने की वजह सही थी या नहीं। और अब बारी है हमारी तीसरी और आखिरी इमरजेंसी की, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसका जिक्र आर्टिकल 360 में है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये देश को किसी बड़े आर्थिक संकट से बचाने के लिए है। इसे तब लगाया जा सकता है जब राष्ट्रपति को ये लगे कि देश की आर्थिक स्थिरता या क्रेडिट मतलब साख खतरे में है। ये एक काफी बड़ा आधार है जिसके तहत कई तरह की आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जानते हैं भारत में आज तक कितनी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है? 0, एक बार भी नहीं। इससे पता चलता है कि ये वाकई में एक आखिरी हथियार है जिसे अब तक इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी है। सोचिए, अगर कभी इसे लगाना पड़ा तो क्या होगा? इसके नतीजे काफी सीरियस हो सकते हैं। केंद्र सरकार सभी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में कटौती कर सकती है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी शामिल हैं।
इसके अलावा राज्यों के पैसों से जुड़े सभी बिलों पर राष्ट्रपति का कंट्रोल हो जाएगा। तो अब जब हमने तीनों तरह की इमरजेंसी को एक-एक करके समझ लिया है, तो चलिए एक बार इन तीनों को आमने-सामने रखकर कंपेयर करते हैं, ताकि पूरी पिक्चर बिल्कुल साफ हो जाए। इस साइड बाय साइड कंपैरिजन से हमें इनके बीच का जो फर्क है वो समझने में बहुत आसानी होगी, खासकर इनके कारण, इनको पास करने की प्रक्रिया और इनके असर के मामले में। और ये टेबल देखिए सब कुछ कितने अच्छे से समझा रही है। एक तरफ नेशनल इमरजेंसी है जिसके लिए युद्ध या सशस्त्र विद्रोह जैसे बड़े कारण चाहिए और इसे पास करने के लिए पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी लगती है। वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट्स रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी सिंपल मेजॉरिटी से भी पास हो सकती हैं। असर भी देखिए कितना अलग है। एक में मौलिक अधिकार सस्पेंड होते हैं, दूसरे में राज्य सरकारी बर्खास्त हो जाती है और तीसरे में सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये जो इमरजेंसी पावर्स हैं, ये देश को मुश्किलों से बचाने के लिए एक ज़रूरी ढाल है या फिर इनके गलत इस्तेमाल का भी खतरा है? मतलब क्या ये एक तलवार भी बन सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना हमारे लोकतंत्र के लिए हमेशा ज़रूरी रहेगा।